So today we start with the biology lecture. Here we are talking about the unit number 2. In that unit number 2, the first topic, that is the genetics. Genetics, principle of inheritance and variation. And in this topic we will discuss Mendel's principle and crosses. Various types of crosses he performed. Now when the term genetics comes here, first, what is meant by genetics? Genetics is the study of genes, and the father of genetics is Gregor J. Mendel. He was born on 22nd July 1822 and he died in the year 1884. Total 6 years he performed experiment on the garden pea plant. Mendel worked on garden pea plant. Means he has selected the garden pea plant as a material for his experiment, and the botanical name of the garden pea plant is Pyzium sativum. Actually Mendel was mathematician. He was not biologist, even though he performed the biological experiments. Okay. He worked as priest in church. मतलब उसका जॉब कौन सा था, तो वो प्रीस्ट थे चर्च में. मेंडल ने टोटल 6 साल तक गार्डन पी प्लांट तक अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल हिज वर्क एक्चुअली दैट वर्क वाज अननोटिस्ड. लेकिन उनके डेथ के बाद में कुछ साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया एंड उसके बाद में उनका वर्क पब्लिश हुआ. और एक्चुअली उन्होंने जो क्रॉसेस परफॉर्म किए थे वही क्रॉसेस फिर आगे भी रिकग्नाइज हुए. नाउ रीजंस फॉर द मेंडल सक्सेस. मेंडल को सक्सेस कैसे मिला, उसके कुछ रीजंस थे, तो दीज रीजंस विल डिस्कस हियर. he has selected he has selected the contrasting character in pea plant. pea plant में जो कैरेक्टर्स थे तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे एंड उसमें टोटल 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वेर प्रेजेंट. तो इसमें जो 7 पेयर थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, उसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट, दूसरा कैरेक्टर रेसिसिव, तो इस तरह के टोटल 7 पेयर उसमें उन्होंने सिलेक्ट किए थे. देन नेक्स्ट पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस. तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर क्या है, उनका कंसेप्ट उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था. देन नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूज एंड लार्ज सैम्पल साइज़. उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने लार्ज सैम्पल साइज़ सिलेक्ट किया था. मतलब इन्वॉल्व लार्ज सैम्पल्स, मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें बहुत सारे सैम्पल्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया था. मतलब कोई भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए बहुत सारे सैम्पल्स वहाँ पर होंगे तो ही किसी कंक्लूजन पर पहुँचा जा सकता है. Every time he collected his information from various plants and the number of the plants was very big. मतलब बहुत सारा नंबर ऑफ प्लांट उन्होंने वहाँ पर यूज़ किए थे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डेटा एनालिसिस इज़ वेरी सिस्टमेटिकली. हमको पता है कि मेंडल वॉज मैथमेटिशियन, तो उन्होंने जो भी डेटा एनालिसिस किया था वो बहुत सिस्टमेटिकली, तो स्टैटिस्टिकली एंड मैथमेटिकली सारे डेटा का एनालिसिस बहुत अच्छे से उन्होंने किया था. ही केयरफुली रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द रेशोज़. मतलब रेशो फॉर्म में उन्होंने सारे अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे. नेक्स्ट पॉइंट, इन पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी ईजिली रिकग्नाइज्ड. मतलब जो पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे तो वो बहुत ईजिली रिकग्नाइज होते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे कि हाइट ऑफ द स्टेम या फिर प्लांट का हाइट कैसे थी. तो प्लांट की हाइट में एक टॉल कैरेक्टर है वहाँ पर, दूसरा है डॉर्फ कैरेक्टर, तो इजीली दैट कैन बी रिकग्नाइज. सो दिस पॉइंट इन द पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकग्नाइज. एंड मेंडल ने वहाँ पर कुछ और कैरेक्टर्स भी ऐसे थे कि मेंडल ने फर्स्ट टाइम जीन को फैक्टर नाम दिया था. तो समथिंग इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिजिकली तो वो नहीं दिख रहा है, बट समथिंग इज़ ट्रांसफ़र देयर, ऐसा उन्होंने उसको रिकग्नाइज़ किया था. तो वो क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको उन्होंने फैक्टर नाम दिया था. एंड दैट फैक्टर इज़ कॉल्ड एज द डिस्क्रीट पार्टिकल एक्चुअली. मतलब उसका कहीं पर भी कुछ क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था. सो ही नेम्ड इट एज द फैक्टर. तो अभी हम लोग आगे भी उसको देखेंगे.
So these are some of the reasons due to which Mendel got success in his experiments. So the next is what? The reasons for selecting the गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने गार्डन पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो उसके भी कुछ कैरेक्टर्स बोलो या फिर उसको कुछ पॉइंट्स वहाँ पर दिए गए हैं. तो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 3 to 4 months. मीन्स पी प्लांट का लाइफ स्पैन जो था वो बहुत शॉर्ट था, मतलब 3 से 4 महीने में उसका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता था. तो देयरफॉर दैट प्लांट इज कॉल्ड एज द एन्युअल प्लांट. एन्युअल प्लांट का मतलब होता है द प्लांट विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर. ओके, सो एक प्लांट, उस प्लांट की लाइफ साइकिल अगर 3 से 4 महीने में कंप्लीट होती है तो एक साल में 3 to 4 जनरेशन्स कैन बी स्टडीड. तो 3 से 4 जनरेशन तक का स्टडी एक साल में वो कर सकते थे. और इसके पहले मैंने आपको जब बताया कि मेंडल वर्क एज प्रीस्ट इन चर्च, तो वो चर्च के आजू बाजू का जितना भी एरिया था उसमें उन्होंने ये गार्डन पी प्लांट लगाए थे और वहाँ पर ही वो उसका स्टडी भी करते थे और सारे एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने वहीं पर परफॉर्म किए थे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट? द पी प्लांट शो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन. मतलब पी प्लांट में जो फ्लावर्स थे, द फ्लावर्स वेयर बाइसेक्सुअल. Bisexual means both the sex organs, that is male and female sex organ, they are present on the same flower. That's why it is called as the bisexual flower. और self और क्रॉस पॉलिनेशन उसमें दोनों भी शो करते थे वो. नेक्स्ट, पी प्लांट ऑल्सो शो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. इसके पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसका सिलेक्शन किया था ये मटेरियल का. तो उसके टोटल 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट और दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव. तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव क्या है, ये टर्मिनोलॉजी भी हम लोग आगे देखेंगे. बिफोर दैट, विच आर द टोटल 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दोज आर गिवन हियर. उसमें पहला वाला जो है हाइट ऑफ द प्लांट, मतलब हाइट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की हाइट कैसी है. तो इसमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, एवरीथिंग इज़ क्लियर हियर इन द पी प्लांट. इसलिए मेंडल को लकी भी कहा जाता है कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया था. तो डोमिनेंट, टॉल इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ड्वार्फ इज़ द रेसेसिव कैरेक्टर. यानी उसका एक कैरेक्टर अगर वहाँ पर है तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी वहाँ पर प्रेजेंट था. सेकेंड कैरेक्टर इज फ्लावर पोजिशन. तो एक्सिलरी पोजिशन ऑफ द फ्लावर. फ्लावर इफ इट ग्रोज इन द एक्सिल ऑफ द लीफ देन इट इज़ द एक्सिलरी फ्लावर. And this auxiliary is the dominant character and terminal flower is the recessive character. Then flower color. तो फ्लावर के कलर कैसे थे? एक डोमिनेंट जो कैरेक्टर था वो पर्पल कलर का था और रेसेसिव कैरेक्टर इज ऑफ द वाइट कलर. देन पॉड शेप, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड. तो इन्फ्लेटेड मतलब ये इस तरह का एकदम प्लेन जैसा रह गया. उसके बाद में कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि सम कॉन्स्ट्रिक्शंस आर प्रेजेंट ऑन द पॉड. देन पॉड कलर, ग्रीन इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर, येलो इज़ द रेसेसिव कैरेक्टर. सीड शेप, उसके बाद में सीड का शेप एंड कलर. तो सीड का शेप कैसा था? राउंड सीड एंड उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट मीन्स द रेसेसिव कैरेक्टर इज रिंकल. सीड कलर कैसा था? तो येलो एंड ग्रीन. सो दीज आर द टोटल 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो इसमें के एटलीस्ट ये वाले जो कैरेक्टर है डोमिनेंट कैरेक्टर भी हमने ध्यान में रखे तो उसके रेसेसिव कैरेक्टर हम लोग लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, सीड्स डू नॉट शो डॉर्मेंसी. सीड्स डू नॉट शो डॉर्मेंसी का मतलब ऐसा होता है कि जैसे सीड जर्मिनेट फॉर्म होते हैं, मीन्स सीड फॉर्मेशन के इमीडिएटली बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं सीड्स. तो नो डॉर्मेंसी इज़ देयर. एंड डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? इवन दो ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट. मतलब डॉर्मेंस उसको कितने भी अपन ने फेवरेबल कंडीशंस दिए सीड को तो भी वो जर्मिनेट नहीं होते हैं. तो ऐसे सीड्स यहाँ पर नहीं थे. यहाँ पर कौन से सीड्स थे? दो सीड्स विच डू नॉट शो डॉर्मेंसी. इसलिए फिर मतलब सीड जैसे फॉर्म होते हैं वो इमीडिएटली जर्मिनेट भी हो जाते थे. नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस बाय द पी प्लांट इज़ लार्ज. यानी हर एक जनरेशन में हर एक प्लांट जितने सीड्स प्रोड्यूस करते थे वो पर प्लांट बहुत सारे सीड्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते थे. So these are the reasons due to which Mendel select garden pea plant for his experiment. तो ये इसमें के मतलब ऐसा भी ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 4 कैरेक्टर. ओके.
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने थे तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए उनको कुछ टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत है, तो वो टर्मिनोलॉजी क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इन दिस केस द फर्स्ट टर्म इज़ द जीन। जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़, उसका डेफिनेशन है कि इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उसको ही बोलते हैं कि इट इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। इसके पहले भी बताया था कि मेंडल नेम्ड दिस जीन एज फैक्टर, यानी समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उसको उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। फिर कुछ टाइम के बाद में द टर्म जीन वॉज रिकग्नाइज गिवन दिस टर्म, मतलब ये जो जीन जो टर्म दिया है ये किन्होंने दिया था, जोहानसन ने दिया था। मीन्स जोहानसन इन 1901 नेम्ड जीन टू द फैक्टर। मेंडल का जो फैक्टर था उन्होंने उसको जीन नाम दिया था। सो दिस इज़ द जीन। नेक्स्ट टर्म इज़ द अलील्स। अलील्स और अलीलोमॉर्फ। अलीलोमॉर्फ का मतलब होता है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकेशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का भी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे आगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने 11th में पढ़ा था, तो उसमें दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं सिमिलर क्रोमोसोम्स, तो वो उन पर जो पर्टिकुलर एक लोकेशन पर जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। डिप्लॉइड सेल में दो क्रोमोसोम्स, उसमें एक क्रोमोसोम पर एक जीन, दूसरे क्रोमोसोम पर ऑन द सिमिलर लोकेशन अनदर जीन इज प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज द अलील्स। ओके, तो इसमें एक डोमिनेंट रहता है, एक रेसेसिव रहता है। डोमिनेंट रेसेसिव भी हम लोग भी आगे देखते हैं। एंड दिस डोमिनेंट कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कैपिटल टी लिया है, एंड रेसेसिव कैरेक्टर इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर। नेक्स्ट टर्म होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है, होमो मीन्स सेम, इसका मतलब होता है कि बोथ द अलील्स आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव, मतलब ऐसा एक इंडिविजुअल जिसमें दोनों भी अलील्स या तो डोमिनेंट रहेंगे या तो रेसेसिव रहेंगे। मीन्स दे आर हैविंग आइडेंटिकल अलील्स फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द स्टेम हमने लिखा है, तो यहाँ पर कैपिटल टी लिखा हुआ है। तो कैपिटल टी का मतलब ऐसा होता है कि वो अलील टॉलनेस के लिए प्योर है, इसीलिए इसको हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। मीन्स इट इज़ द इंडिविजुअल विच इज़ हैविंग आइडेंटिकल अलील्स फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, तो डोमिनेंट अगर है तो कैपिटल टी रहेंगे, रेसेसिव अगर है तो स्मॉल टी रहेगा। अब उसके एग्जैक्टली दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मीन्स इन दिस केस नॉट बोथ डोमिनेंट और बोथ रेसेसिव, दोनों भी डोमिनेंट भी नहीं रहेंगे या फिर दोनों रेसेसिव नहीं रहेंगे। तो इट इज़ द इंडिविजुअल विच इज़ हैविंग डिसिमिलर अलील फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी से इंडिकेट किया है, ये भी टॉल ही प्लांट है, बट इट इज़ द हेटेरोजाइगस टॉल। मतलब होमोजाइगस टॉल ये वाला है जो जहाँ पर दोनों भी कैपिटल टी रहेंगे, लेकिन ये भी टॉल प्लांट ही है, बट हियर द प्लांट इज हेटेरोजाइगस। ओके, हेटेरोजाइगस का मतलब होता है कि दे आर हैविंग द डिसिमिलर अलील्स। होमोजाइगस का मतलब होता है दे आर हैविंग द सिमिलर और आइडेंटिकल अलील्स। नेक्स्ट टर्म इज फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस और एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली वो इंडिविजुअल कैसा दिखता है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है टॉल, डॉर्फ एट्सेट्रा। तो देखते बराबर हमको जो समझ में आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। उसका नेक्स्ट टर्म है जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कंपोजिशन और जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप, जैसे अभी हमने यहाँ पर टॉल बोला, डॉर्फ बोला, तो इट इज़ वॉट, इट इज़ द फिनोटाइप। फिनोटिपिकली मतलब वो एक्सटर्नली वो प्लांट कैसा दिखता है। अब वो प्लांट टॉल है तो कैपिटल टी होगा, या फिर वो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी भी होगा। डॉर्फ है तो दोनों भी स्मॉल टी ही रहेंगे। वैसे अभी जीनोटाइप अगर हम लोग देखेंगे तो जेनेटिक कंपोजिशन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों भी टॉल प्लांट है, बट दिस कैपिटल टी इज़ वॉट, इट इज़ द होमोजाइगस टॉल, and capital T small t it is the heterozygous tall. So this heterozygous tall is the phenotype, and this capital T and capital T small t it is the genotype of that individual. Okay, now the dominant, next term is dominant allele. dominant का मतलब क्या होता है कि it is the allele
दैट एक्सप्रेस, अलील मतलब यहाँ पर हमने देखा है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन, तो डोमिनेंट अलील हम लोग किसको बोलेंगे? इट इज़ द अलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील। मतलब दो है वहाँ पर, दो अगर है वहाँ दिए हुए और वो दोनों में से अगले जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील, तो दैट अलील विच एक्सप्रेसेस इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट अलील। उसी का एग्जैक्टली अपोजिट क्या रहेगा? हाँ, ये बात जो यहाँ पर दी है कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली इन F1 जनरेशन, दोनों भी टी सेम अगर रहे, यहाँ पर जैसे हमने होमोजाइगस में देखा कि दोनों भी कैपिटल टी है, तो इसमें से कोई भी एक्सप्रेस हो सकता है, सेम ही एक्सप्रेस होगा ना, क्योंकि इट इज़ हैविंग द आइडेंटिकल अलील। एंड इफ़ द कंडीशन इज ऑफ व्हाट, हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर है ऐसी वाली कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, देन द अलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट अलील। मतलब वो कैरेक्टर अगले जनरेशन में जो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर, यानी दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस करके, तो वो कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट अलील। देन नेक्स्ट इज द रेसेसिव कैरेक्टर और रेसेसिव अलील। तो अलील विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर अलील इन F1 जनरेशन, इसके एग्जैक्टली उल्टा, जो अपने आप को दूसरे के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसेसिव अलील। ठीक है। देन फिलियल का मतलब होता है कि नेक्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पर F1 जनरेशन है, F2 है, P1, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो दिस आर व्हाट दिस टर्म इज़ यूज फॉर द जनरेशंस। देन पुनेट स्क्वायर मीन्स साइंटिस्ट, दिस पुनेट वर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम। तो पुनेट स्क्वायर इसको ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्क्वायर रहता है वो, जिसके अंदर हम लोग मेल गमीट एंड फीमेल गमीट को सेट करके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उसमें निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो पुनेट स्क्वायर मीन्स इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी टेबल। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबली कितने इंडिविजुअल्स उसमें बनने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉसेस, मतलब एक स्क्वायर बना के उसको हम लोग इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट कर सकते हैं। देन सेल्फिंग इज वॉट, इट इज़ अ क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल्स, मीन्स क्रॉसिंग ऑफ द प्लांट्स ऑफ सेम जनरेशन, यानी उसी जनरेशन की, जैसे F1 जनरेशन हमने रेस की, तो F1 प्लांट कैन बी क्रॉस विद द F1 प्लांट ओनली, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फिंग। मतलब सेम, ओनली द सेक्सेस आर डिफरेंट, मेल प्लांट रहेगा एक फीमेल प्लांट रहेगा, लेकिन दोनों का जब हम लोग क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो सेम जनरेशन के ही इंडिविजुअल रहेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द सेल्फिंग। सो द नेक्स्ट टर्म इज प्योर लाइन्स का मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स मिनिमम अप टू 5 to 7 जनरेशन। जैसे प्योर लाइन्स हमको चाहिए, मतलब प्योर फॉर गेटिंग द प्योर लाइन्स, क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स मिनिमम अप टू 5 to 7 जनरेशन, मतलब 5 से 7 जनरेशन तक हम लोग जब उसका क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद जो प्लांट्स मिलेंगे दे आर द प्योर लाइन्स। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी क्रॉसेस विद द कैपिटल टी, और F1 जनरेशन में हमको कैपिटल टॉल प्लांट ही मिलेगा, तो ये ऐसा क्रॉस करते करते 5 to 7 जनरेशन तक उसको क्रॉसिंग करने के बाद में जो प्लांट्स मिलेंगे दोज आर कॉल्ड एज द प्योर लाइन्स। ओके, देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज़ अ क्रॉसिंग ऑफ प्योर प्लांट्स विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड मतलब क्रॉसिंग, तो एक पेयर, कोई भी पेयर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। इसकी एक डेफिनेशन ऐसी भी है कि इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन द टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की एक पेयर मतलब कैपिटल टी, इट इज़ अ टॉल प्लांट, इट इज़ अ शॉर्ट प्लांट, व्हेन दिस प्लांट क्रॉसेस विद दिस प्लांट, मतलब यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही पेयर कंसिडर की है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देन नेक्स्ट टर्म दैट इज़ द डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाई मतलब डाई दिया है यहाँ पर, मतलब क्या कि 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इट इज़ अ क्रॉसिंग ऑफ प्योर प्लांट्स विथ 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पर अभी 2 पेयर हम लोगों को कंसिडर करना है, तो कैपिटल वाई मीन्स इट इज़ वॉट, येल्लो कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड, तो येल्लो एंड रेड राउंड शेप, तो ये एक कैरेक्टर हमने यहाँ पर 2 लिए हैं, इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर ग्रीन एंड रिंकल सीड। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज द डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसकी भी डेफिनेशन एक हम लोग जैसे मोनोहाइब्रिड के भी देखे थे,
इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन द टू प्योर पेरेंट, मतलब ये भी एक प्योर पेरेंट है, ये दूसरा प्योर पेरेंट है, तो इनमें ऐसे पेरेंट्स का क्रॉस करेंगे, प्योर पेरेंट्स का, जो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में डिफर करते हैं. ओके, देन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, अगेन द क्रॉसिंग ऑफ प्योर प्लांट्स विथ 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. यहाँ पर हमने 3 पेयर लिए हैं, येलो कलर ऑफ द सीड, राउंड शेप ऑफ द सीड एंड हाइट ऑफ द प्लांट. तो ऐसे 3 पेयर यहाँ पर लिए हैं, और उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में यहाँ पर राउंड, ग्रीन, राउंड एंड शॉर्ट प्लांट. सो दिस 3 टाइप ऑफ क्रॉसेस, इसमें हमने 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऐसे कंसिडर करने हैं. Then next term, that is the homologous chromosome. Homologous chromosomes, the chromosomes which are morphologically, genetically and structurally identical chromosomes in a diploid cell. मतलब homologous chromosomes का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि homo means same, logous means location, that means the chromosomes having the same gene location. तो ऐसे chromosomes को हम लोग homologous chromosome बोलेंगे. इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में एक टर्म अभी बताया था कि आगे हम लोग उसका भी डेफिनेशन देखेंगे. तो डिप्लॉइड सेल में 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं, एक दोनों भी पेरेंट्स से, मतलब एक एक पेरेंट से एक एक क्रोमोसोम आता है, और उसके ऊपर जो क्रोमोसोम्स पर जो जीन प्रेजेंट रहते हैं, अलील्स जिसको हम लोग बोलेंगे, तो 1 क्रोमोसोम इज़ हैविंग 1 जीन, अनदर क्रोमोसोम इज़ हैविंग द सेम जीन, another form of the allele but on the same location. That's why the name is given homologous. Homo means same, logous means location. The chromosomes having the same gene location, it is called as the homologous chromosome. The next term is the back cross. Cross of F1 plant with any of the parent. F1 इंडिविजुअल में जो हमको प्लांट मिलता है तो वो पेरेंटल जनरेशन के बाद ही मिलता है. तो पेरेंटल जनरेशन में 2 प्योर प्लांट्स को हम लोग क्रॉस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल F1 टॉल, कैपिटल T, कैपिटल T एंड स्मॉल t, दिस इज सपोज दिस इज अवर पेरेंटल जनरेशन. तो इसमें यहाँ पर बैक क्रॉस में क्या बोला है कि क्रॉस ऑफ F1 प्लांट विथ एनी ऑफ द पेरेंट, यानी F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल हमको मिल रहा है तो उसका रिवर्स हम लोग ऊपर के दोनों भी पेरेंट्स में से किसी में से भी एक के साथ जब उसका क्रॉस करेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. देन तो यहाँ पर देखो F1 टॉल क्रॉसेस विथ प्योर टॉल, मतलब ये F1 इंडिविजुअल पहले हम लोग प्योर टॉल के साथ में क्रॉस कर सकते हैं, या फिर F1 टॉल को हम लोग प्योर डॉर्फ के साथ में क्रॉस करेंगे. तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. नाउ द टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस, इट इज़ द क्रॉस ऑफ F1 प्लांट विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट. यहाँ पर हमने दोनों में से किसी के भी साथ में इसको क्रॉस कर सकते हैं ऐसा बोला है. अब यहाँ पर क्या बोला है कि ओनली विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट. F1 टॉल मतलब जो फर्स्ट जनरेशन का टॉल प्लांट रहेगा उसको हमने क्रॉस काय के साथ किया है, प्योर डॉर्फ के साथ में, बिकॉज दिस इज़ द होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर. तो ये जो क्रॉस होगा, दिस टेस्ट क्रॉस, इट इज़ कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस. नाउ द फिनोटिपिक रेशो, जो हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप अभी देखा था, उसका अभी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो देखेंगे. फिनोटिपिक रेशो, इट इज़ द रेशो ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस. फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस और फिजिकल अपीयरेंस. तो उसके बेस पर जो रेशो बनेगा, दैट रेशो इज कॉल्ड एज द, अब ये रेशो कौन सा रहेगा, F2 जनरेशन का, मतलब सेकेंड जनरेशन का. तो सेकेंड जनरेशन में फिनोटाइप का मतलब ही होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो सेकेंड जनरेशन में जो रेशो हमको मिलेगा, दैट रेशो इज बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस एंड दैट इज कॉल्ड एज द फिनोटिपिक रेशो. जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड हियर. ओके, तो ये एक पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की रहेगी, तो वो एक पेयर में जो रेशो हमको फिनोटाइप के बेस पर मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द फिनोटिपिक रेशो. दूसरा रेशो कौन सा है, जीनोटिपिक रेशो. तो इट इज़ द रेशो ऑफ F2 जनरेशन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन, मतलब जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक कंपोजिशन के बेस पर जो रेशो हमको मिल रहा है, दैट रेशो इज कॉल्ड एज द जीनोटिपिक रेशो. फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल टर्म्स, मेंडल्स रीजन्स फॉर द मेंडल सक्सेस. देन हमने यहाँ पर आज 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. रीजन्स फॉर द मेंडल सक्सेस, देन why he has selected the garden pea plant for his experiment, and some important terms which
विच आर यूज ड्यूरिंग द वेरियस क्रॉसेस और द लॉज ऑफ मेंडल जब परफॉर्म होंगे तो उस समय ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे. इसके अलावा भी कुछ अगर रह जाते हैं टर्म्स तो वो आगे हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. एंड नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.